हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कहने का मतलब ये है कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा प्लेन मिरर के ऊपर। अब देखो, जो प्लेन मिरर होता है ना, वो इमेजेस का फॉर्मेशन करता है और उन इमेजेस के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैं आपको समझाऊंगी इसी लेक्चर में। तो कुल मिलाकर के बस यही है हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम आज बात करेंगे प्लेन मिरर के ऊपर। ओके, चलो कहानी आज के सेशन की हम शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम प्लेन मिरर पढ़ें, उसके द्वारा बनाई गई इमेजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको पढ़ें। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि एक कांच के टुकड़े, मतलब कि एक ग्लास पीस और एक मिरर में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये तुम्हें पता है क्या? देखो बेटा, प्लेन मिरर और उसके द्वारा बनाई गई इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को तो पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने की जो बात है बेटा, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भाई मिरर खुद क्या चीज़ है और एक कांच के टुकड़े और मिरर में क्या डिफरेंस होता है। अब कुछ देर के लिए बस मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनते जाना बेटा, क्योंकि तुम जितना ध्यान से सुनोगे तुम्हें उतने अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो सवाल तुमसे मैंने पूछा ना, इसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ। एक कांच के टुकड़े में तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है देखने के लिए। वहीं अगर तुम्हारे सामने एक मिरर ला करके मैं रख दूं तो तुम्हें अपने फेस की इमेज उसमें दिखेगी, मतलब कि उसमें तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखेगा। नहीं समझ में आया? अरे मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, एक ग्लास पीस है, एक कांच का टुकड़ा है, और उस कांच के टुकड़े को तुम अपने मुंह के सामने ऐसे रखते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि उस कांच के टुकड़े में तुम्हें तुम्हारे फेस की इमेज दिखेगी क्या? तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखेगा क्या? सबके घर में बेटा कांच के ग्लास होते हैं कि नहीं होते? आप बोलोगे कि मैम कांच का टुकड़ा हम कहाँ से लेकर के आए? अरे बेटा, सबके घर में कांच के ग्लास होते हैं, ठीक है? वो कांच का ग्लास उठाओ और अपने मुंह के ऐसे सामने रखो और रख करके बताओ, शक्ल दिख रही है उसमें तुम्हें? तुम्हारी रिफ्लेक्शन दिख रहा है तुम्हें? नहीं। और अब तुम्हारे घर में जो आईना लगा हुआ है उसके सामने जाकर के खड़े हो जाओ। आईना मतलब क्या बेटा? मिरर ही तो ना। उसके सामने जाकर के खड़े हो जाओ, तुम्हें उसमें अपनी इमेज दिखेगी, शक्ल दिखेगी, उसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखेगा? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। वही तो मैं कह रही हूँ कि एक कांच के टुकड़े में तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन, एक ग्लास पीस में तुम्हें अपनी इमेज बनते हुए नहीं दिखेगी, तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। वहीं एक मिरर में, एक आईने में तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। बाकायदा तुम्हें अपने मुंह की इमेज, या आप ऐसा समझ लो कि तुम्हें तुम्हारा मुंह दिखेगा उस कांच में, उस नॉट कांच में, मतलब उस मिरर में, उस आईने में। ये डिफरेंस तुम्हें समझ में आया? और अगर नहीं समझ में आया तो बेटा ये प्रैक्टिकल तुम अपने घर में अभी के अभी करके देख सकते हो। तुम 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, कांच का ग्लास अपने मुंह के सामने रखो, देखो उसमें तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखती है कि नहीं? नहीं दिखेगी। और फिर वहीं जो घर में आईना लगा हुआ है उसके सामने आके खड़े हो जाओ, देखो उसमें तुम्हें अपना मुंह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ये डिफरेंस तुम खुद जो है ना एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट सवाल ये है कि यार ये डिफरेंस आया क्यों? वो जो कांच का टुकड़ा है, वो जो ग्लास पीस है बेटा, वो किसका बना है? अरे कांच का ही तो बना है ना, ग्लास का ही तो बना है। और वो जो आईना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके सामने रोज सुबह उठ करके जो है ना अपना मुंह संवारते हैं, मतलब रेडी होते हैं, है ना, जिसमें हमें हमारा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, वो जो आईना है बेटा, वो जो मिरर है, वो किस चीज का बना है? अरे वो भी तो ग्लास का ही बना है, वो भी तो कांच का ही बना है। मतलब कि कांच का टुकड़ा, ग्लास पीस कांच का बना है, ग्लास का बना है, और वो जो मिरर है वो भी कांच का बना है, वो भी ग्लास का बना है। तो फिर ये डिफरेंस क्यों है दोनों में?
कि कांच के टुकड़े में रिफ्लेक्शन नहीं दिखता खुद का और मिरर में दिख जाता है, क्यों? तो इसके पीछे की एक साइंस है बेटा, वो साइंस सबसे पहले तुम्हें समझानी जरूरी है, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई मिरर खुद क्या होता है, और फिर इसके बाद में हम बात कर पाएंगे प्लेन मिरर के ऊपर, समझे? तो अब सुनो प्रीवियस सेशन में अगर तुम्हें याद हो तो तुमको मैंने बताया था, जब अपन लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको तभी दिखता है जब उससे निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचे। अगर तुम्हारे कमरे की लाइट बंद है और बाहर अंधेरा ही है, मतलब कि रात हो चुकी है, ठीक है, और तुम्हारे कमरे की जो लाइट है वो बंद है, तो तुम्हें तुम्हारे ही कमरे में जो ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे, तुम्हारा बेड, उसके ऊपर का मैट्रेस, वार्डरोब, है ना, डस्टबिन, टेबल, लैपटॉप, चेयर, तुमको पता है कि ये सब चीजें हैं तुम्हारे रूम में, लेकिन क्योंकि अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो तुम्हें तुम्हारे कमरे की वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी। क्यों? अंधेरा है ना, लाइट नहीं आ रही है। तो सपोज सामने डस्टबिन रखा हुआ है, तो उससे जो निकलने वाली लाइट रेज है बेटा, वो तुम्हारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है। लाइट रेज खुद ही नहीं निकल रही, मतलब आंखों तक पहुंचने की तो बात बेटा बहुत दूर की है, क्योंकि तुम्हारे कमरे की जो लाइट है वो बंद है, और बाहर से भी लाइट नहीं आ रही है कमरे की, कि तुम सोचो कि दिन है, उजाला है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, घुप अंधेरा है, रात हो चुकी है, कमरे में भी अंधेरा है। तो जो तुम्हारे रूम में डस्टबिन रखा हुआ है बेटा, वो कोई सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो है नहीं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना डस्टबिन, तो उससे लाइट रेज निकल ही नहीं रही है, रोशनी आ ही नहीं रही है, और वो रोशनी तुम्हारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है, तो तुम्हें डस्टबिन नहीं दिखेगा, जबकि डस्टबिन वहीं रखा है लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं। और वहीं अगर बत्ती जला दूं मैं तुम्हारे कमरे की, तो क्या होगा? ट्यूबलाइट की रोशनी डस्टबिन पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगी। अब आंखें तो हमारी भोली होती हैं, उनको लगता है कि ये लाइट रेस कहाँ से आ रही, डस्टबिन से ही आ रही, जबकि डस्टबिन के पास उसकी खुद की रोशनी है ही नहीं, उसने तो खुद बेटा उधार लिए, किससे? ट्यूबलाइट से। डस्टबिन का तो जीवन खुद ही बेटा उधारी पे चल रहा है, कि वो लाइट रेस कहाँ से लेकर के आ रहा है डस्टबिन? ट्यूबलाइट से। जब ट्यूबलाइट जली, रोशनी आई, वो रोशनी पड़ी डस्टबिन के ऊपर, रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारी आंखों तक पहुंची, तो तुम्हें तुम्हारी आंखों को डस्टबिन दिख गया। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उससे निकलने वाली लाइट रेस तुम्हारी आंखों तक पहुंचेंगी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की लाइट रेस तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है तो वो तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो, वापस से जो है हम उसी टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि भाई एक कांच के टुकड़े में और एक मिरर में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि मिरर में तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखेगा और कांच के टुकड़े में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा वही हमें पता करना है। ठीक है, आ जाओ। मान लो बेटा कि यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ठीक है, हम खड़े, इंसान खड़ा है, यहाँ पर कमरे की ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, और इंसान के ठीक सामने एक कांच का टुकड़ा है, ग्लास पीस है। आप बोलोगे कि मैम ये इंसान है और इसके सामने आपने ये कांच का टुकड़ा रखा है। मैम ये टुकड़ा नहीं है, ये तो पता नहीं मतलब क्या ही है। अरे तो मैंने ये कब कहा था कि कांच का टुकड़ा बस इतना सा ही होता है। कांच का टुकड़ा बेटा जो ग्लास पीस है वो इतना सा भी हो सकता है, इतना सा भी हो सकता है, इतना सा भी हो सकता है, कितना सा भी हो सकता है। हमें डायमेंशंस पर नहीं जाना है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो ये इंसान है, उसके सामने कांच का टुकड़ा है, ग्लास पीस है, ठीक है, और ये ऊपर देखो ट्यूबलाइट है। अब ट्यूबलाइट हमने क्या करी है? ट्यूबलाइट हमने ऑन कर दी है, तो जाहिर सी बात है लाइट ऑन करेंगे बेटा तो लाइट गिरेगी ना, है, फोटॉन्स गिरेंगे अपने ऊपर। ये देखो लाइट गिर रही है, लाइट रेज आ रही है, ये आ रही है लाइट रेज, किसके ऊपर आ रही है? यहाँ पर जो इंसान खड़ा ना उसके ऊपर लाइट रेज आकर के गिर रही है। क्या होगा? अरे रिफ्लेक्शन होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज कुछ इस तरीके से निकल जाएंगी। लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से ऐसे निकल जाएंगी। कहाँ निकल जाएंगी? अरे वो पहुंच जाएंगी इस कांच के टुकड़े के ऊपर, इसके सरफेस पे जाकर के टकरा जाएंगी, और टकराने के बाद क्या होगा? लाइट रेज को लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो कुछ अलग ही टाइप का मटेरियल दिख रहा है। ये इंसान से टकराने के बाद तो मजे नहीं आई लाइट रेज को, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आगे बढ़ी, आगे बढ़ने से हुआ क्या कि वो एक ये कांच के टुकड़े के सरफेस से जाकर के टकरा गया। जैसे वो टकराई तो उनको रियलाइज हुआ कि यार इंसान से टकराने के बाद तो मजे आई नहीं थी,
हाँ, इस ग्लास पीस के सरफेस से टकराने के बाद हमको मजे आई है, इतनी मजे आई है, इतनी मजे आई है कि हम इस कांच के टुकड़े के अंदर ही घुस जाएंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम याद है, पिछले सेशन में पढ़ाया था मैंने। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलता है लाइट रेस को कि हाँ हाँ आओ आओ और हमसे होकर के निकल लो। मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है बेटा वो लाइट रेस को रोकता नहीं है। तो ये कांच का जो टुकड़ा है ना, ग्लास पीस जो है इतना बड़ा सा, ये एकदम ट्रांसपेरेंट मीडियम का ही काम करेगा। ये लाइट रेस को बोलेगा देखो तुमको टकरा करके हमसे मजे आई ना, अब तुम हमारे अंदर आओ और हमको क्रॉस करके निकल भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिटरली बेटा यही होगा कि ट्यूबलाइट ऑन करी, लाइट इंसान के ऊपर गिरी, गिरने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आगे बढ़ी, कांच के टुकड़े के ऊपर जाकर के गिरी और गिरने के बाद वो कांच के टुकड़े के अंदर ही घुस गई। और घुसने के बाद क्या हुआ? जिंदगी भर अंदर ही घुसी रहेंगी क्या ग्लास पीस के? नहीं, बाहर भी निकली। अब यहां पर जो इंसान है वो मूर्ख बन के खड़ा रहा। उसको लगा था कि भाई सामने इतना बड़ा कांच का टुकड़ा है, ट्यूबलाइट जला देंगे तो हमें हमारी शक्ल दिख जाएगी। शक्ल क्या, पूरी बॉडी दिखेगी कांच के टुकड़े के ऊपर, मतलब कि रिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन रिफ्लेक्शन दिखा क्या? मैंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको तभी दिखता है जब उससे निकलने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पहुंचे। हमें हमारी इमेज कब दिखती है? जब हमारी बॉडी से निकलने वाली लाइट रेज टकरा करके वापस हमारी आंखों में पड़ती है। याद करो पिछला वाला सेशन, जिस बच्चे ने नहीं लगाया है बेटा काहे के इंतजार में हो, जाकर के पिछला लेक्चर लगाओ, इसके बाद में यहाँ पर आकर के देखोगे तो तुम्हें चीजें बेटर तरीके से समझ में आएंगे, आप रिलेट कर पाओगे सारे सेशंस की कहानी को। हमें अपनी शक्ल, हमें हमारा रिफ्लेक्शन एक ऑब्जेक्ट पर तभी दिखता है जब हमारी बॉडी से निकलने वाली लाइट रेस उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारी आंखों तक आ जाए, तो हमें उस ऑब्जेक्ट में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, हमें हमारी शक्ल दिखती है, हाथ पांव दिखते हैं, लाइक दैट। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर तो हम खड़े हैं, इंसान खड़ा है मूर्ख बन के कि अरे लाइट रेज आएंगी, आई नहीं लाइट रेज। ट्यूबलाइट से लाइट रेज निकली, इंसान से टकराई, टकराने के बाद कहाँ चली गई? ग्लास पीस के सरफेस पे आके गिर गई। और गिरने के बाद क्या हुआ? हमें लगा था कि चलो ये वापस लौट के आएंगी हमारी आंखों में, नहीं, वापस नहीं आई। लाइट रेज ने बोला कि हाँ हम नहीं आते। ग्लास पीस के सरफेस से टकरा करके ये ग्लास पीस के अंदर ही घुस गई और घुसने के बाद बाहर निकल करके रफू चक्कर हो गई, वापस नहीं लौटी। बेटा रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अपन पढ़ चुके हैं ना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि दूसरे मीडियम के सरफेस से टकरा करके वापस लौट आना, बाउंस बैक हो जाना। यहाँ पर कौन सा बाउंस बैक हो रहा है? टकराई तो लाइट रेज जरूर है दूसरे मीडियम के सरफेस से, लेकिन क्या टकरा करके वापस आई? रिफ्लेक्शन हुआ? कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। हम खड़े थे रिफ्लेक्टेड रेस के इंतजार में कि आंखों में आएंगी तो अपनी शक्ल दिखेगी यहां पर, लेकिन रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, अब्बा डब्बा चब्बा हो गया। ये तो धोखा दी थी लाइट रेज ने। उन्होंने कहा था कि देखो हम तुमसे टकरा करके, इससे टकरा करके वापस आएंगे, लेकिन वो आई नहीं, एकदम लुटेरी टाइप की चली गई ग्लास पीस के अंदर, और अंदर जाने के बाद बाहर निकल करके और आगे बढ़ गई, वापस ही नहीं आई। रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बेटा आई नहीं आंखों तक। तो तुम्हें तुम्हारा जो मुंह है वो यहाँ पर क्यों दिखेगा? कतई नहीं दिखेगा। ये हुई बेटा ग्लास पीस की कहानी। अब जो है इंसान को गुस्सा आ गया है, इस इंसान को गुस्सा आ गया कि मैं 1 घंटे से खड़ा हुआ हूं यहाँ पर इस इंतजार में कि मुझे मेरी इमेज देखने को मिलेगी, यहाँ पर मुझे मेरा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इस ग्लास पीस में, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो उसने साइंस को समझा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो साइंस ने प्रॉब्लम बताई कि भैया यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही है। जो ग्लास पीस है ना, ऐसा नहीं कि इसकी सरफेस से आकर के लाइट रेज टकराती नहीं, टकराती तो है, लेकिन वो लुटेरी लाइट रेज जो है वो सरफेस से टकराने के बाद मीडियम में ही घुस जाती हैं और घुसने के बाद वापस बाहर भी निकल आती हैं, लेकिन लौट के रिफ्लेक्ट होकर के, बाउंस बैक होकर के वापस नहीं आ रही हैं। तो इंसान को ये समझ में आया कि अच्छा बेटा यहाँ पर जो ग्लास पीस है ना, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता तो लाइट रेज इंसान की बॉडी से निकल करके यहाँ पर जाती, टकराती, टकराने के बाद वापस आ जाती, तो दिख जाता उसको अपना रिफ्लेक्शन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा रिफ्लेक्शन। तो अब इंसान ने सोचा कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि इस ग्लास पीस पर रिफ्लेक्शन होने लग जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि जब लाइट रेज इसके ऊपर जाकर के गिरे तो गिरने के बाद इसके अंदर ना घुसे, या अगर अंदर घुसना भी है तो घुस जाए, बट एटलीस्ट वापस तो आए। मैं ऐसा क्या करूं? तो इंसान को याद आया कि यार बचपन में उसने पढ़ा था कि सिल्वर जो होता है,
लाइट का बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। मतलब कि आप ये समझ लो कि जो सिल्वर है वो 98% तक लाइट रेस को जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, कि जैसे ही सिल्वर के सरफेस के ऊपर आकर के लाइट रेस गिरती है, सिल्वर बोलता है कि 98% लाइट रेस वापस निकल जाओ तुम लोग। तो इंसान को ये याद आ गया कि यार सिल्वर जो है बहुत ही बढ़िया सा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। तो उसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उसने दिमाग लगाया कि यार मैं क्यों ना ये जो ग्लास पीस है, ये जो ग्लास पीस है, इसके एक साइड पर सिल्वर पॉलिश कर दूं, सिल्वर डिपॉजिट कर दूं। भाई उसको समझ में आया ना कि यहां पर जो है मेन प्रॉब्लम काय की है? रिफ्लेक्शन ना होने की है। ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लाइट ग्लास पीस के सरफेस से जाकर के टकराती तो है, टकराने के बाद उसके अंदर चली जाती है, और अंदर जाने के बाद उसके दूसरे साइड से बाहर निकल जाती है, वापस नहीं आ रही है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसने सोचा कि यार मैं काम करता हूं, मैं ये जो कांच का टुकड़ा है ना, इसके एक साइड पर सिल्वर डिपॉजिट कर देता हूं। अब सिल्वर यहां पर कलर मैं कर तो दूंगी ड्रॉ, पर तुमको दिखेगा नहीं। कोशिश करना देखने की। ये सिल्वर डिपॉजिट कर दिया है बेटा, तुमको नहीं दिखेगा ना। ये सिल्वर बेटा डिपॉजिट कर दिया यहां पर, लाइक दिस। ठीक है, सिल्वर डिपोजिशन कर दी। स्पेलिंग देख लो क्या बन रही है। अब इंसान ने सोचा कि यार मैंने क्या करा है, कांच के इस टुकड़े पर ना एक तरफ मैंने सिल्वर डिपॉजिट कर दी है। इसका मतलब क्या? अब जब लाइट रेज यहां पर आएंगी, इसके सरफेस से टकराएंगी, सरफेस से टकराने के बाद अंदर आएंगी, और जहां उनको सिल्वर ये डिपोजिशन मिलेगी, टकरा करके वापस लौट जाएंगी। कि मान लो ये इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर ट्यूबलाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट से रोशनी आई, लाइट रेज आई, इंसान की बॉडी पे आके गिरी। गिरने से क्या हुआ? अरे टकराएंगी ना लाइट रेज आकर के, तो लौट जाएंगी, मतलब कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये ऐसे हो रहा है रिफ्लेक्शन, ये देखो ऐसे हो रहा है रिफ्लेक्शन। ये लाइट रेज आई और ऐसे टकरा करके वापस निकल ली, रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है बेटा, इसको तुम अब ध्यान से देखना। अब इसके साथ क्या होने वाला है इसको पता नहीं है। लाइट रे ने सोचा था, लाइट रे ने क्या सोचा था? उसने सोचा था कि अरे वाह, इंसान की बॉडी से टकरा करके मजे नहीं आई हैं, सामने ग्लास पीस है, उसके सरफेस से टकरा के जा करके मजे लेंगे, और फिर उसके बाद में अंदर घुस करके उसके बाहर निकल जाएंगे दूसरे साइड से, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इंसान की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे आई, ग्लास पीस के ये वाले सरफेस से टकराई, और टकराने के बाद वो उसके अंदर आ गई। और जहां अंदर आई उसको ये रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, अब तो इस ग्लास पीस के दूसरे साइड पर सिल्वर डिपॉजिट हुआ पड़ा है। और सिल्वर क्या करेगा? जैसे ही वो देखेगा कि लाइट रे आकर के टकराई है उससे, सिल्वर बोलेगा कहाँ मैडम, कहाँ, निकलो वापस। लाइट रे बोलेगी ओ माय गॉड, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने सोचा था कि मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, लेकिन ये तो सिल्वर आ गया, वो तो मुझे वापस भेज रहा है। तो बेटा धक्के खाते हुए जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है, ये कुछ इस तरीके से वापस लौट जाएगी। रुको मैं इसको फिर से बनाती हूँ। ये ऐसे आई थी और ऐसे वापस लौट जाएगी। वापस लाइट नहीं लौट रही थी, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, बाउंस बैक नहीं हो रहा था। यही तो मेन प्रॉब्लम थी ना। तो प्रॉब्लम इंसान ने सॉल्व कर दी। इंसान ने क्या करा? कांच के टुकड़े के एक साइड पर सिल्वर का डिपोजिशन कर दिया। तो जैसे ही लाइट आई, इंसान की बॉडी से निकल करके लाइट रे आई, ग्लास पीस के सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? अंदर आई, अंदर उसको क्या दिखा? सिल्वर दिखा। सिल्वर ने क्या करा? सिल्वर ने बोला निकलो वापस, आई बड़ी। तो लाइट रे बेटा वापस बाउंस बैक कर गई, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई। और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आ गई? अरे इंसान की ही आंखों में आकर के गिर गई। इसका मतलब क्या? कि अब इंसान को अपनी जो इमेज है, जो अपना रिफ्लेक्शन है, वो इस कांच के टुकड़े में मिल जाएगा। यानी कि अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा? लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां नहीं हो रहा था, यहां हो रहा है। यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए इंसान को अपना मुंह नहीं दिख रहा था। यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहां पर इंसान को अपनी शक्ल दिखेगी कांच के टुकड़े पर। ऐसा क्यों हो पाया? कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इंसान ने ये जो कांच का टुकड़ा था ना, इसमें सिल्वर डिपोजिशन कर दी थी।
और सिल्वर क्या होता है, 98% तक लाइट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो थैंक्स टू दिस सिल्वर डिपोजिशन रिफ्लेक्शन हुआ, इंसान की बॉडी से निकलने वाली लाइट रेज सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद सिल्वर से टकराने के बाद आप बोल सकते हो कि वापस लौट आई, इंसान की आंखों में घुस गई, तो इंसान को अपना जो इमेज है वो दिख गई, थैंक्स टू दिस सिल्वर डिपोजिशन। और आपको पता है अब क्योंकि यहाँ पर सिल्वर डिपोजिशन हो गई है इस कांच के टुकड़े के एक साइड पर, एक सरफेस पर, तो अब इसको अपन कांच का टुकड़ा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिरर। कांच के टुकड़े को ही बेटा मिरर बना दिया जाता है। कैसे? उसके एक साइड पर सिल्वर डिपॉजिट करके। इसका मतलब ये है मैम कि हमारे घर में जितने भी आईने लगे हुए हैं उन सब के दूसरे साइड पर जो है सिल्वर जमा है। मैम अच्छा बता दिया, वैसे भी तंगी चल रही थी पैसों की, मम्मी जो है पॉकेट मनी दे नहीं रही थी, आज ही शीशा तोड़ करके पूरा सिल्वर उससे नोच करके बेच देंगे मार्केट में। अरे बुद्धू, इतने अमीर नहीं हो गए अपन कि अपने घर में जो आईने लगे हुए हैं ना, जो मिरर लगे हुए हैं, उनके पीछे सच में अपन क्या करें, सिल्वर डिपॉजिट करें। सिल्वर पॉलिश की जाती है, मतलब एक ऐसा कलर, मतलब एक ऐसी पॉलिश जिसका कलर सिल्वर जैसा होता है, समझे? एक ऐसी पॉलिश जिसका कलर सिल्वर कलर जैसा होता है, वो पॉलिश लगाई जाती है, सिल्वर पॉलिश की जाती है कांच के टुकड़े के एक साइड पर। जैसे कि सपोज ये एक कांच का टुकड़ा है, मेरा हाथ नहीं, कांच का टुकड़ा है, इसके तुम्हें दो साइड दिख रहे होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो इस साइड पर मैं क्या करूंगी, इस साइड पर मैं सिल्वर पॉलिश लगा दूंगी, इस साइड पर मैं सिल्वर पॉलिश लगा दूंगी। सिल्वर पॉलिश लगाने से होगा क्या कि जो भी लाइट रे यहाँ पर आएगी, अंदर घुसेगी, सिल्वर पॉलिश से टकरा करके वापस निकल जाएगी। मतलब कि जो कांच का टुकड़ा है बेटा, उसका ये वाला साइड कौन सा बन गया, ये वो वाला साइड बन गया जहां पर सिल्वर पॉलिश अरे है। और ये वाला साइड क्या बन गया, अरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको तुम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तो बोलोगे ना भाई। यहां पर ये देखो ना, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, यहां पर तो पॉलिश हो गई है। अच्छा, ये जो सिल्वर पॉलिश लगाने वाला जो प्रक्रिया है बेटा, इस प्रोसेस को अपन सिल्वरिंग कहते हैं, ठीक है? तो एक कांच के टुकड़े को मिरर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं। सिल्वरिंग का मतलब ही क्या है कि कांच के टुकड़े के एक साइड के ऊपर सिल्वर पॉलिश लगा देना, ठीक है? तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि ये जो ग्लास पीस है, इसका जो ये वाला साइड है, ये तो सिल्वर्ड, अरे स्पेलिंग देख लो यार मेरी, ये तो सिल्वर्ड साइड है, यहाँ पर तो सिल्वरिंग करी गई है, सिल्वर पॉलिश मार दी गई है। और ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये वाला जो साइड है ना बेटा, ये वाला, यहां पर हो रहा है लाइट का रिफ्लेक्शन, तो इसको अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दें, इसको अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देते हैं। यहां पर रिफ्लेक्शन होने वाला है और यहां पर जो ना सिल्वर कर दिया गया है, मतलब सिल्वरिंग कर दी गई है। अच्छा, सिल्वरिंग के साथ साथ बेटा रेड पेंट भी लगा दिया जाता है, सिल्वरिंग के साथ साथ रेड पेंट भी लगा दिया जाता है, ताकि मिरर का जो ये वाला साइड है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये वाला जो साइड है ना, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग बन जाए, ओपेक बन जाए, ठीक है? तो रेड पेंट भी लगा देते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है? एक इमेज देख लो, इससे तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो, ये महज कांच का टुकड़ा था बेटा, एक सिंपल कांच का टुकड़ा था। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले तो यहां पर हमने सिल्वर पॉलिश लगा दी, ये देखो यहां पर हमने सिल्वर पॉलिश लगा दी ये, और उसके पीछे क्या करा है, रेड पेंट लगा दिया है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, अब लाइट रे यहां से आई, लाइट रे यहां से आई, कांच के टुकड़े के सरफेस पर टकराई, टकराने के बाद थोड़े अंदर गई, अंदर जाने के बाद क्या हुआ, उसका सामना किससे हुआ, अरे कांच के पीस, मतलब जो कांच का जो टुकड़ा था, जो ग्लास पीस था, उसके दूसरे साइड पर जो आपने ये सिल्वर कोटिंग कर रखी थी, है जो आपने सिल्वर कोटिंग कर रखी थी बेटा, उससे जाकर के लाइट टकरा गई। टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये देखो रिफ्लेक्शन खाते हुए ये वापस जो है ग्लास पीस के बाहर निकल के आ गई है। तो ये वाला साइड क्या बन गया, ये वाला साइड बन गया रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये पीछे वाला क्या बन गया, रेड पेंट भी लगा देता, तो ये क्या बन गया, ये बन गया नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। तो कहने का मतलब ये है कि
मिरर मतलब कोई भी आपके पास मिरर हो, उसके दो सरफेसेस होते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना बेटा। देखो मेरी बात समझो, एक ग्लास पीस को एक मिरर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि सपोज ये ग्लास पीस है तो इसके दो सरफेसेस हैं, एक ये वाले सरफेस पर और ये वाले सरफेस पर, किसी भी एक सरफेस पे हम क्या करते हैं, सिल्वर की पॉलिश मार देते हैं और उसके ऊपर रेड पेंट भी लगा देते हैं, कभी कभी ब्लैक पेंट भी लगा देते हैं। तो ये वाला सरफेस जहां पर सिल्वरिंग करी गई है वो बन जाता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिसके ऊपर सिल्वरिंग नहीं करी गई है वो वाला सरफेस बन जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हर मिरर के बेटा मतलब ये कांच के टुकड़े को आपने क्या करा, मिरर बना दिया, तो हर मिरर के दो सरफेस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है जहां पर सिल्वरिंग की जाती है। मैं लिख दूं यहां पर, यहां लिख देती हूं, आ जाओ। तो सपोज ये अपना मिरर है, ठीक है, यहां पर इसके ये वाले सरफेस पर पॉलिश लगा दी गई है, ये वाले सरफेस पर पॉलिश लगा दी गई है, पीछे लाल पेंट भी कर दिया गया है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉलिश्ड या वो सिल्वर्ड सरफेस, जिसको अपन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। और ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर रिफ्लेक्शन होगा। ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये बन जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिल्वर पॉलिश मार करके रेड पेंट कर दे तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे ना बेटा तो यहाँ पर उसकी कोई इमेज नहीं बनने वाली है। इमेज तभी बनेगी जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, ठीक है। अब देखो बात यह है कि अब अपन को फिजिक्स में बार बार मिरर बनाने होंगे। आज अपन प्लेन मिरर बनाएंगे, कल जाकर के अपन स्फेरिकल मिरर बनाएंगे। तो मिरर बनाने के लिए बार बार अपन ये डिजाइने तो नहीं बनाएंगे ना कि सिल्वर पॉलिश कर रहे हैं और रेड पेंट लगा रहे हैं, तो कोई आसान तरीका होना चाहिए। मैं बताती हूँ कि आसान तरीका क्या होता है। आसान तरीका ये होता है कि आप मिरर का जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको आप एक डिजाइन से डिनोट करते हो। डिजाइन क्या होती है, ये होती है डिजाइन। तो मैं लगता होगा कि मैम ये बुक में जो ना डिजाइन बनी होती है, बेटा ये डिजाइन एवं ही नहीं बनी होती, इसको बनाना जरूरी है। अगर तो ये डिजाइन नहीं बनेगी ना तो ये पता है सिंपल इस तरीके से क्या कहलाएगा, ये तो सिंपल एक कांच का टुकड़ा कहलाएगा। बेटा एक कांच का टुकड़ा मिरर कब बनता है, जब उसके एक सरफेस पर पॉलिश की जाए, सिल्वरिंग की जाए, तब तो वो बनेगा ना कांच का टुकड़ा मिरर। तो मिरर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके एक सरफेस के ऊपर सिल्वरिंग करनी पड़ेगी। और सिल्वरिंग को अपन कैसे फिजिक्स में डिनोट करते हैं, ऐसी डिजाइन से। तो मान लो कि फिजिक्स में अगर मुझे ये मिरर है, ये मिरर जो है मुझे ड्रॉ करने, तो मैं कैसे करूंगी, ऐसी लंबी लाइन खींच करके इसके एक सरफेस पर मैं ऐसी डिजाइन बना दूंगी। तो ये बन जाएगा मेरा मिरर। मिरर के तुमको दो सरफेस दिख रहे होंगे, एक ये वाला सरफेस जहां पर कोई डिजाइन नहीं है, एक ये वाला सरफेस जहां पर डिजाइन है। तो वो सरफेस जहां पर तुम्हें डिजाइन दिख रही है वो है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसे बना है ये, सिल्वरिंग करके बना है ये, इसलिए यहाँ पे डिजाइन बनाई हुई है, ठीक है। और ये वाला सरफेस जहां पर कोई डिजाइन नहीं है बेटा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो मिरर को फिजिक्स में दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये डिजाइन बनाते हैं। ये डिजाइन क्या बताती है कि भाई मिरर जो है ना अपना, उसका ये वाला सरफेस कैसा है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर पॉलिश कर करके रेड पेंट लगा दिया गया है। और इसका जो ऑपोजिट सरफेस है वहीं पर होने वाला है क्या, रिफ्लेक्शन। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखोगे। चलो बेटा इतना तुम्हें समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं, ग्लास पीस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और उसके पीछे का क्या साइंस है वो भी तुमको मैंने समझा दिया है। अब अपन आते हैं प्लेन मिरर के ऊपर। अब देखो वैसा है कि आप बोलोगे कि मैम ग्लास पीस से मिरर आपने बनाना सिखा दिया है, अब ये प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है मैम, हमें नहीं पता, हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने तो कभी देखा भी नहीं है, इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। अरे नमूनो, तुम्हारे घर में जो आईने लगे होते हैं ना, जिसके सामने रोज तुम सुबह उठ करके रेडी होते हो, बाल बनाते हो, वो बेटा तुम्हारा जो आईना है ना वो प्लेन मिरर ही होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने आज तक कभी कोई प्लेन मिरर को देखा ना हो, इस्तेमाल ना करा हो।
तुम्हारे घर में जो आईने लगे होते हैं बेटा, वो आईने खुद क्या है, वो प्लेन मिरर ही तो हैं। आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे घर में जो आईने लगे हुए हैं वो मिरर हैं, ऑब्वियसली उसमें हमें हमारी शक्ल दिख रही है, हमें उसमें अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या है, मिरर है। बट उनको हम प्लेन मिरर क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि उनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एकदम प्लेन होता है। कभी जा करके अपने घर के आईने को ऐसे टच करके देखो, गंदा नहीं करना है, सिर्फ टच करके देखो, आपको लगेगा, आपको फील होगा कि यार जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, जहां पर हमारी इमेज बन रही है, वो देखो कितनी स्मूथ है और कितनी प्लेन है। तो क्योंकि आईने या मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अरे कहां गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ही प्लेन होता है, तो इसीलिए अपन प्लेन मिरर को प्लेन मिरर बोल देते हैं। ऐसा कोई अलग सा बेटा मिरर नहीं है, बस इतना समझ लो कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ही प्लेन है, उसको अपन प्लेन मिरर बोल देते हैं, खत्म बात। और प्लेन मिरर को अपन डिनोट कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करेंगे, तो एक सीधी लाइन बनाएंगे बिल्कुल, और एक साइड में डिजाइन कर देंगे। मैंने क्या कहा, जब तक कि तुम ये डिजाइन नहीं बनाओगे, इसका मतलब जब तक कि तुमने कांच के टुकड़े के ऊपर बेटा सिल्वरिंग करी नहीं है। ये डिजाइन क्या बता दी कि तुमने कांच के टुकड़े के एक साइड पर सरफेस पर सिल्वरिंग करी है, रेड पेंट चढ़ाया है, ये डिजाइन वही बताती है। जब तक तुम ये नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा जो मिरर है वो मिरर नहीं होगा, वो महज कांच का टुकड़ा होगा। तो एक सीधी लंबी लाइन खींचो, एक साइड पर जो है वो बना दो, क्या बोलते हैं, डिजाइन, क्या बन गया तुम्हारा, प्लेन मिरर बन गया। इतना आसान है इसको डिनोट करना फिजिक्स में, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या कहा था, प्लेन मिरर करता है इमेजेस का फॉर्मेशन। उन इमेजेस के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अपन को पढ़ने हैं। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार बेटा इसके ऊपर सवाल बन चुका है कि 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेजेस की। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बेटा मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ बोलती हूँ, जब भी ऐसा सवाल आए इसके ऊपर और तुम्हें याद ना आए कि मैम प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें एकदम से याद नहीं आ रही हैं, तो तुम अपने आप को अपने घर में जो आईना लगा हुआ है ना, उसके सामने इमेजिन कर लिया करो। जैसी तुम्हारी इमेज बनती है ना बेटा, बस उसी की प्रॉपर्टीज, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर तुमको लिख देने होते हैं। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी ना तो तुमको बहुत जल्दी समझ में आएगा। सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात तो ये कि प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता है वो होती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या, अपराइट। अपराइट मतलब क्या, सीधा। जाहिर है ना, तुम अपने घर के आईने के सामने के खड़े होंगे तो तुम्हें तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारा मुंह दिखेगा, हाथ के सामने हाथ दिखेंगे, पैर के सामने पैर दिखेंगे। ऐसा कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे मिरर के सामने तुम गए हो और तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हें तुम्हारे पैर दिख रहे हैं, पैर के सामने तुम्हें तुम्हारा मुंह दिख रहा है? ऐसा होता है क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट सीधा होता है तो उसकी इमेज भी सीधी बनती है प्लेन मिरर के सामने। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो यही हो गई कि प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब अपराइट, सीधी सीधी सीधी। कि मुंह के सामने मुंह होगा, शोल्डर के सामने शोल्डर होंगे, हाथ के सामने हाथ होंगे, पैर के सामने पैर होंगे, खत्म बात। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। दूसरी, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है ना प्लेन मिरर के सामने, एग्जैक्टली उतने ही साइज की वो उसकी इमेज बना देगा। मतलब कि सपोज तुम्हारे सामने ये प्लेन मिरर है, कितना गंदा बनाया ना, रुको मैं इसको ठीक करती हूँ। तुम्हारे सामने ये प्लेन मिरर है, इसके सामने, मतलब तुम्हारे सामने नहीं, ये प्लेन मिरर है और इसके सामने तुमने 10 सेंटीमीटर लंबा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। प्लेन मिरर के सामने बेटा तुमने 10 सेंटीमीटर लंबा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये जो इमेज बनाएगा प्लेन मिरर, ये जो इमेज बनाएगा बेटा, उस इमेज की भी हाइट 10 सेंटीमीटर ही होगी। तुम सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी होते हो, घर के आईने के सामने जाके खड़े हो जाते हो, तो जितना तुम्हारा मुंह है बेटा, जो साइज है तुम्हारे मुंह का, एग्जैक्टली उतना ही साइज तुम्हें तुम्हारे मुंह का दिखता ना तुम्हारी इमेज में। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मुंह इतना है और शीशे में तुमको अपना मुंह इतना बड़ा दिख रहा है, या मुंह इतना तो तुमको अपना मुंह शीशे में इतना सा दिख रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं। जो एक्चुअल साइज होता है बेटा तुम्हारे फेस का, वही साइज तुमको तुम्हारी इमेज, तुम्हारे रिफ्लेक्शन में भी दिखता है। जो एक्चुअल साइज तुम्हारी बॉडी का होता है, तुम्हारे शोल्डर, तुम्हारे हाथ का जो होता है ना बेटा, वही तुम्हें तुम्हारी इमेज में भी दिखता है। तो साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हो गई ना दूसरी कैरेक्टरिस्टिक
कि प्लेन मिरर जो होता है उसके सामने आप जिस साइज का ऑब्जेक्ट रखोगे एग्जैक्टली उसी साइज की वो इमेज भी बना देगा। वो साइज को लेकर के जो ना बिल्कुल भी फजी नहीं होता है, वो बोलेगा कि नहीं 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 ऑब्जेक्ट तो छोटा है मैं इमेज बड़ी बनाऊंगा, या ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है मैं इमेज छोटी बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने साइज का रखोगे ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने, वो एग्जैक्टली उसी साइज की उसकी इमेज भी बना करके रख देगा, खत्म बात। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने कहा था कि प्लेन मिरर क्या करता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, मुंह के सामने मुंह, पैर के सामने पैर दिखेंगे। हाँ, तो मैं कह रही हूं कि प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है कि अगर तुम प्लेन मिरर के सामने जाकर के खड़े हो जाओगे और अपना लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो प्लेन मिरर में जो तुम्हारी इमेज बनेगी ना बेटा, उसमें तुम्हारा राइट हैंड तुम्हें ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि साइड से घूमा हुआ, अपसाइड डाउन नहीं, साइड से घूमा हुआ, कि तुम्हारा लेफ्ट तुम्हारी इमेज का राइट बन जाता है, तुम्हारा राइट इमेज का लेफ्ट बन जाता है। ये देखो, ये अंकल दिख रहे हैं, ये एक्चुअल अंकल है और ये उनकी इमेज है। ये सामने क्या है, उनके सामने प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर पर उनकी इमेज दिख रही है। अंकल ने अपना राइट हैंड देखो ऊपर उठाया हुआ है, ये देखो अंकल जी ने अपना राइट हैंड जो है ऐसे ऐसे ऊपर उठाया हुआ है, लेकिन प्लेन मिरर पर जो उनकी इमेज दिख रही है बेटा, उस इमेज पर उनका लेफ्ट हैंड उठा हुआ नजर आ रहा है। अंकल ने तो एक्चुअली राइट हैंड ऐसे ऊपर किया हुआ है, लेकिन जो उनकी इमेज बनी उस इमेज में देखो भाई, देखो ना, ये अंकल का लेफ्ट है, ये अंकल का राइट हैंड है। जो इमेज बन रही है उसमें अंकल का लेफ्ट ये है और अंकल जी का राइट ये है। तो असली में तो उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड अपना राइट हैंड जो है ना ऊपर उठाया हुआ है ऐसे, लेकिन इमेज जो बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि अंकल ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है ऐसे। लेटरल इन्वर्जन। मैंने क्या कहा कि जब भी तुमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद ना आ रही हो तो क्या करा करो, हमेशा अपने आप को प्लेन मिरर या अपने घर में जो तुम्हारे आईना लगा हुआ है उस आईने के सामने अपने आप को इमेजिन कर लिया करो कि यार जब हम सुबह रोज उठ करके आईने के सामने जाकर के रेडी होते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनती है, आईने के ऊपर इरेक्ट बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है। जिस साइज का मुंह होता है उसी साइज की, वही साइज हमको जो है ना अपनी इमेज, मतलब जिस साइज का मुंह होता है एग्जैक्टली उतने ही साइज का हमको हमारी इमेज में भी दिखता है, मतलब कि सेम साइज का जो है ना इमेज बनेगा। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए। चौथी सुनो, जितने डिस्टेंस पर तुमने ऑब्जेक्ट को रखा होता है प्लेन मिरर से एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पर, या ये वाले भी छोड़ो, 4th कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अब आप बोलोगे कि मैम वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज बेटा जो मिरर के पीछे बने, वर्चुअल इमेज एक्चुअली झूठी इमेज होती है और वो मिरर के पीछे बनती है। आप बोलोगे कि मैम ये झूठी सच्ची क्या होता है? मतलब अगर वर्चुअल इमेज झूठी है तो कोई ऐसी इमेज भी होगी जो सच्ची होगी। हाँ, उसको अपन बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जैसे जैसे अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना बेटा, तुम्हें समझ में आता जाएगा कि रियल और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है। अभी के लिए मैं तुमको बेसिक बता देती हूँ। रियल इमेज वो होती है बेटा जो साक्षात तुमको बनते हुए दिखती है मिरर के सामने। देखो, जो चीज अपने आंख के सामने हो रही है उसको तो अपन सच मानेंगे, और जो चीज अपने पीठ पीछे हो रही है, जैसे कि किसी ने मुझे आकर के बोला कि सुन, जो तेरी फ्रेंड है ना वो तुझे गधी बोल रही थी, तो मैंने ये सोचा कि यार अभी तो मैं उससे मिल के आई हूँ और उसने तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करी है, हमारी तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, तो वो मुझे गधी क्यों बोलेगी? तो मैंने मान लिया कि जो दूसरी लड़की आकर के मुझसे बोल रही कि मेरी फ्रेंड ने मुझे गधी बोला है, वो झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मैंने सुनी नहीं, वो मैंने होते हुए देखी नहीं, वो मेरे पीठ पीछे हुई है। अगर फ्रेंड मेरे सामने मुझे गधी बोलती तो मैं उसको रियल मानती। अब जो चीज़ मेरे पीठ पीछे हुई है, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा नहीं, तो उसको तो मैं झूठी समझूंगी ना। तो इमेज का भी ऐसे ही होता है बेटा, जो इमेज आपको मिरर के सामने साक्षात बनते हुए दिखे उसको आप रियल इमेज बोलते हो। आगे अपन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो उनके सामने इमेज बनती है, तो वो रियल इमेज होती है। वहीं एक होते हैं स्फेरिकल मिरर, कौन से? कॉन्वेक्स मिरर, जो बनाते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब कि इमेज का बनती है मिरर के पीछे। जो चीज अपने सामने हुई वो रियल, जो पीठ पीछे हुई वो वर्चुअल, वो झूठी। तो अगर जो इमेज है
वो मिरर के सामने बन रही है। मिरर के सामने मतलब क्या बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, ठीक है। मिरर के सामने का मतलब क्या होता है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। अगर कोई इमेज मिरर के रिफ्लेक्टिंग, जैसे कि ये मिरर है आपका, प्लेन मिरर है, ये उसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अगर कोई इमेज यहाँ बन रही है, अगर कोई इमेज यहाँ बन रही है, मतलब कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रही है, उसके साइड में बन रही है, तो ये क्या होगी, ये होगी रियल इमेज। और अगर कोई इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे मतलब क्या, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑपोजिट साइड में यदि कोई इमेज बन रही है, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वर्चुअल इमेज। जो सामने बन रही है वो रियल, जो पीठ पीछे बन रही है मिरर के, वो वर्चुअल। आप बोलोगे कि मैम इसको रियल इसको वर्चुअल क्यों बोलते हैं, मतलब ये सच ये झूठ क्यों। इसके लिए मैंने क्या कहा कि जब रियल इमेज बनती है ना बेटा, तो वो मिरर के सामने बनती है। मिरर के सामने कैसे बनती है, तो होता यह है कि बेटा देखो, इमेज तभी बनेगी जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है ना, तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी बेटा, इमेज वहीं बनेगी। तो होता क्या है कि रियल इमेज कब बनती है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज, जैसे कि मैं कहाँ बनाऊं, देखो मैं यहाँ बनाती हूँ, ये मिरर है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज आ रही है और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के बेटा गिर गई है, रिफ्लेक्शन होगा। ये देखो ये आ गई रिफ्लेक्टेड रेज, ये आ गई रिफ्लेक्टेड रेज, ये देखो इस पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं। तो इस पॉइंट पर ही क्या होगा, इस पॉइंट पर ही ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो रियल इमेज ऐसे बनती है। रियल इमेज आपको समझ में आ गई। मैंने पहली बात क्या बोली रियल इमेज के लिए, कि रियल इमेज कहाँ बनती है, मिरर के सामने बनती है। मतलब कि मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, उस साइड पर जो इमेज बनती है उसको अपन बोलते हैं रियल इमेज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज बनती कब है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आकर के मिलती हैं। बल्कि कोई भी इमेज बेटा तभी बनेगी जब लाइट रेज आकर के मिले। तो यहाँ पर देखो ना, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, उससे निकल करके इंसिडेंट रेज आई, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरी, रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पर देखो लिटरली जो रिफ्लेक्टेड रेज है, लिटरली यहाँ पर बेटा जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिल रही हैं, आंखों के सामने देखो ना, ऐसे मिल रही हैं। तो यहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वाकई में यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिलती हुई दिखी, तो जो इमेज बनी वो क्या बन गई, रियल इमेज बन गई। अब वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत दूर, ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद देखो रिफ्लेक्टेड रेज निकल गई, इंसिडेंट रेज आई, रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब मिरर के सरफेस के ऊपर आकर के गिरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरी, रिफ्लेक्शन हुआ, ये देखो निकल गई रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज निकली है बेटा, ये तो डाइवर्जिंग टाइप की हैं। डाइवर्जिंग रेज तो कभी भी नहीं मिलती हैं। लेकिन एक समस्या है, क्या समस्या है कि हमें तो रिफ्लेक्टेड रेज को मिलवाना है ना, जब तक वो मिलेंगी नहीं इमेज बनेगी नहीं। यहाँ पर देखो रिफ्लेक्टेड रेज तो निकल गई डाइवर्ज होकर के, अब क्या करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि मानो ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के आगे तो मिल नहीं रही है, ऐसा लगेगा कि मानो मिरर के पीछे कहीं मिल रही है। बेटा साइंस में जो होता है तो वो तो होता ही है, और जो नहीं होता वो हमें अज्यूम करना पड़ता है, वो हमें मानना पड़ता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई, ऑब्जेक्ट की जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं वो आई, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरी, रिफ्लेक्शन हुआ, और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज हमें लिटरली यहाँ पर मिलती हुई दिखी। जहां दिखी वहां पर इमेज बन गई, उसको हमने बोला कि हाँ एकदम सच्ची इमेज है, रियल इमेज है। क्यों, मिरर के सामने बन रही है, साक्षात हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रेज आई, रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो गई। डाइवर्जिंग रेज बेटा कभी नहीं मिलती हैं। लेकिन फिर हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे कि ऐसा लग रहा हो कि मानो जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिरर के पीछे जाकर के मिल रही हैं। अब बेटा मिरर के पीठ पीछे क्या हो रहा है, हमें क्या पता कितना सच कितना झूठ। हमने तो मान लिया कि हाँ आगे तो मिल नहीं पाएंगी, मिरर के आगे तो मिल नहीं पाएंगी डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, मिरर के पीछे ही कहीं जाकर के मिलेंगी डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, और जहां मिलेंगी वहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अब इमेज कहां बनी, मिरर के पीठ पीछे।
तो इस झूठी को क्या बोलेंगे अपन? झूठी इमेज, वर्चुअल इमेज ही तो बोलेंगे ना, नॉन रियल इमेज ही तो बोलेंगे। हो सकता है कि अभी आपको ये सब बातें डाइजेस्ट ना हो रही हो, तसल्ली रखो। जब अपन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बेटा बात करेंगे ना, सब चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि रियल इमेज मिरर के सामने बनती है, मतलब कि उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बनती है। वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है। रियल इमेज कैसे बनती है? लिटरली रिफ्लेक्टेड रेज हमें आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हुई दिखती हैं मिरर के सामने। वर्चुअल इमेज कैसी बनती हैं? हमें ऐसा लगता है कि भाई आफ्टर जो मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हो जाती है डाइवर्ज, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे कहीं जाकर के मिल रही हो, तो इमेज का बनेगी मिरर के पीछे। ठीक है। एक और डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में, कि रियल इमेज को अपन स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। वो जब अपन सिनेमा मतलब जब अपन मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो क्या होता है, सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, पर्दा लगा होता है, पीछे जो है प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर क्या करता है? लाइट फेंकता है, वो लाइट जा करके पर्दे पर स्क्रीन पर मिलती है, तो हमें पिक्चर जो है स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाती है। तो जो इमेज स्क्रीन पर बनी दैट इज रियल। ठीक है, जो इमेज स्क्रीन पर बनी, जो इमेज स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर पाए वो रियल है, और जिसको अपन स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं वो वर्चुअल है। बेटा वर्चुअल कहाँ बन रही? मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के पीछे कहाँ स्क्रीन लेकर के खड़े रहोगे? ठीक है। सो रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट। वर्चुअल इमेजेस तब बनती हैं जब आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता हो कि मानो लाइट जो है कॉमन पॉइंट से आ रही हो या मिल रही हो। ये स्क्रीन पर मिल सकती है, ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती है। रियल इमेजेस बेटा हमेशा क्या होती हैं? इन्वर्टेड होती है, हमेशा उल्टी होती है। ये खास बात है कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड जुड़ता है। कभी ये मत बोलना कि मैम रियल इमेज है लेकिन इरेक्ट है, कभी ऐसा नहीं होगा। रियल है इमेज तो हमेशा वो इन्वर्टेड रहेगी, और अगर इमेज कैसी है? वर्चुअल है, तो वर्चुअल के साथ हमेशा वर्ड जुड़ता है इरेक्ट, यानी कि अगर इमेज वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होगी। कभी इसका उल्टा पुल्टा मत करना कि इन्वर्टेड इरेक्ट हो गई और वर्चुअल ये वर्चुअल इन्वर्टेड हो गई, नहीं। रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि जो अपना ये जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस से बनाता है, मतलब इमेजेस हमेशा कहाँ बनेंगी? मिरर के पीछे बनेंगी। ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कि जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा होता है प्लेन मिरर से, एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनती है प्लेन मिरर से। देखो ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने तुमने रखा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब ये क्या करता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब इमेज का बनेगी मिरर के पीछे बनेगी। कितने डिस्टेंस पे बनेगी? एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस जिस पे कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है प्लेन मिरर से, मतलब कि इसकी इमेज बनेगी मिरर के पीछे, वो भी उसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा? प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मिरर से बराबर होता है। अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इमेज डिस्टेंस भी बढ़ेगा। मान लो कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया हो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा ना मिरर से बेटा, वो भी बढ़ जाएगा। कितना? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि आप इस डिस्टेंस को कम कर दो, कि आपने बोला कि नहीं नहीं हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, अरे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी बेटा? मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमेशा ध्यान रखना कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से, एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनती है फ्रॉम द प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट नहीं, प्लेन मिरर। बस बेटा यही है कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या है देखो। प्लेन मिरर इज अ लुकिंग ग्लास which is highly polished on the one surface and is silvered on the other surface. Okay, the image formed by a plane mirror is always erect, upside हमेशा रहती है, erect रहती है, upright होती है. The image of a real object is always virtual. Image को अपन स्क्रीन पर नहीं ले सकते क्योंकि virtual image बनती है. Size of the image in the plane mirror is always the same as the size of the object. जितने size का object होगा उतने size की उसकी image बनेगी. The image formed in the plane mirror is laterally inverted, कि आपका लेफ्ट आपकी इमेज का राइट होगा, आपका राइट इमेज का लेफ्ट होगा. That's it. अब आ जाओ, कुछ सवाल है बेटा प्लेन मिरर से जुड़े हुए, कर लेते हैं फटाफट, इनको अपन देख लेते हैं. आ जाओ. An object is at a distance of 0.5 meters in front of a plane mirror.
डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेटा डायग्राम बनाना सीखो, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, इसके सामने तुम रखो ऑब्जेक्ट को, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच में, 0.5 मीटर्स। अब बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे को याद आता है कि मैम जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से, एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी होती है प्लेन मिरर से। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से, तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे होगी प्लेन मिरर से, 0.5 मीटर्स। तो ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अरे बुद्धू, जरा तुम सवाल तो देखो, सवाल क्या है। सवाल ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज का डिस्टेंस नहीं पूछा गया है। ये बात तो सही है कि यदि 0.5 मीटर्स का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से, तो उसकी इमेज का भी प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस होगा बेटा, 0.5 ही होगा, 0.5 ही होगा। मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, ये डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, ये पूरा डिस्टेंस पूछा गया है। कैसे निकालोगे, 0.5 प्लस 0.5 कर देना, 1 मीटर आ जाएगा और क्या। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी 1 मीटर्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, मतलब सवाल इस तरह के बनते हैं कि दो प्लेन मिरर हैं, उनको ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन पे एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है, बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो फॉर्मूला होता है बेटा, याद कर लो, 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब सवाल ऐसा बने कि दो प्लेन मिरर हैं जिनको कुछ इस तरीके से जो है ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन पे रखा हुआ है कि इनके बीच का सपोज एंगल बन रहा है 30 डिग्री, है ना। ये भी एक प्लेन मिरर, ये भी एक प्लेन मिरर, दोनों को ऐसे इंक्लाइंड पोजीशन पे रखा है कि इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और इनके सामने जो है ना एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो उसके लिए आप लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, 360 बाय थीटा माइनस 1। थीटा क्या है, प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री है ना, तो 360 बाय 90 माइनस 1 कर दो, 0 से 0 कटेगा, 9 4 से 36, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 इमेजेस बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, if object lies symmetrically and number of images formed are 9, therefore two plane mirrors are kept at an angle of। यहाँ पर उल्टा बोला गया है, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि इमेजेस कितनी बनेंगी और आपसे ये पूछा है कि दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल कितना होगा। तो फॉर्मूला अपन वहीं लगाएंगे, 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, आंसर कितना आ रहा है अपना यहाँ पर 9 नंबर ऑफ इमेजेस, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये 1 को यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पर ये माइनस में, यहाँ जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो 360 डिग्री बाय थीटा इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10, है ना। ये कितना हो जाएगा 10। अब एक काम करो, 10 को यहाँ ले आओ और थीटा को यहाँ ले आओ, 10 को यहाँ थीटा को यहाँ, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री बाय 10 इज इक्वल्स टू थीटा, नीचे का एक 0 ऊपर के एक 0 से कट जाएगा, तो थीटा की कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 36 डिग्री। यही तो हमको चाहिए था, हमको यही तो चाहिए था, हमें ये पता था कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं, दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है वो अपन ने निकाल दिया बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको प्लेन मिरर क्या होता है, जो वो इमेजेस बनाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और किस तरीके के सवाल बनते हैं प्लेन मिरर के ऊपर, ये सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। अब अपन मिलेंगे अपने अगले सेशन में जहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर बात करेंगे और फिर मोस्ट प्रोबेबली हम एक डीपीपी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।